Hello students, I am Anand Shekhar Vasisht and I am welcome you all on GATE Adda 24/7. So students, आज का सेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के बारे में। सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, अगर हमें कुछ यस चाहिए, अगर हमें कुछ क्वेश्चन का आंसर यस चाहिए, अगर हमें लाइफ में यस चाहिए, अगर हमें लाइफ में कुछ बड़ा करना है, इसका आंसर यस चाहिए। क्या हम कुछ बड़ा कर पाएंगे, इसका आंसर हमें यस चाहिए, तो हमें बहुत कुछ नोज करने होंगे, हमें बहुत कुछ ऐसी चीजें होंगी जिनका ध्यान रखना होगा, हमें नहीं करना होगा। आपने बड़ों से सुना होगा, अपने सीनियर से सुना होगा, अपने मेंटर से सुना होगा, और जो भी आपको गाइड करते होंगे आपने उनसे सुना होगा कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। आपको अपने एंड जो अभी प्रिपरेशन का मोड चल रहा है उसके एंड मोड पर जाकर के डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, फालतू की कंट्रोवर्शियल चीज़ों को, कंट्रोवर्शियल कंटेंट की तरफ नहीं जाना है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाएंगी जो आप लोग सब जानते होंगे कि ऐसा नहीं करना है। उनमें से ही एक चीज़ है कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को कभी भी नहीं छोड़ना है। सो देयर इज वन नो दैट अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो गेट के लिए, तो उस केस में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को छोड़ने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। और दूसरी बात, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को पूरा तो नहीं छोड़ना है, साथ साथ में कोई टॉपिक भी छोड़ने के बारे में नहीं सोचना है, कोई चैप्टर भी छोड़ने के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि ना केवल ये गेट के मार्क्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में जो आउट ऑफ 13 मार्क्स हैं उस पर इफेक्ट डालेगा, बल्कि आपके अपने कोर सब्जेक्ट्स में भी जहां पर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के टूल्स की जरूरत पड़ती है वहां पर भी आपको प्रॉब्लम फील होगी। सो स्टूडेंट्स, इसी मैसेज के साथ स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन में जस्ट ए मिनट। एक बार सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर कर देना। इसके अलावा यूट्यूब पर तो आपको फ्री कंटेंट्स मिल ही रहे हैं, मेंटरशिप मिल ही रही है, आपको डिफरेंट सेशंस के थ्रू आपको गाइड किया ही जा रहा है, और इसके अलावा आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स में आपको जो भी उससे रिलेटेड कंटेंट्स हैं वो मिल ही रहे हैं। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कॉमन सब्जेक्ट है ऑल ब्रांचेस के लिए, तो आज हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के बारे में भी बात करेंगे ही। इसके अलावा आप गेट के अदर कोर्सेज और अदर डिफरेंट इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोर्सेज लाइक डिफरेंट पीएसयू एग्जामिनेशंस के नोटिफिकेशंस भी निकले हुए हैं, तो उनसे रिलेटेड उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए, टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए, वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए, रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने के लिए, और अपने आप को टाइम टू टाइम ये इवेल्युएट करने के लिए कि आप कहां पर खड़े हुए हैं, तो आप गेट अड्डा 24/7 का जो अड्डा 24/7 ऐप है इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे ये सेशन एंड हो उसके बाद इसको डाउनलोड कीजिएगा और जाकर के विजिट करिएगा। बहुत सारी चीजें आपके लिए फ्री में हेल्पफुल भी मिलने वाली हैं यहां पर। चलिए, तो आज का सेशन हम देखने वाले हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को किस तरीके से स्मार्टली प्रिपेयर करना चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, सेशन स्टार्ट करने से पहले क्या आपको ऐसा फील होता है कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ने के बाद भी, टॉपिक्स को कवर करने के बाद भी, क्वेश्चंस जब आपके सामने आते हैं, नए क्वेश्चंस जब आपके सामने आते हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं? क्या ऐसा फील होता है? आप ऐसा भी होगा, एक लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का ये भी होता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो डिप्लोमा बैकग्राउंड से होते हैं, जिन्होंने मैथमेटिक्स जो 11-12 में पढ़ी होनी चाहिए, जो बेसिक्स पढ़ा होना चाहिए, वो पढ़ा हुआ ही नहीं होता है, तो उनको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में बहुत प्रॉब्लम आती है। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके कोर सब्जेक्ट्स में लाइक डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, कैलकुलस में डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के टूल्स हैं, वेक्टर कैलकुलस है, अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन या ईसी के स्टूडेंट्स अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी वेक्टर कैलकुलस के काफ़ी टॉपिक्स हैं, जो काफ़ी कंसेप्ट्स हैं जो यूज में आ रहे होते हैं, तो वहाँ प्रॉब्लम्स फील होती हैं। ऐसा आपको भी फील हुआ होगा। ऐसा इसलिए फील होता है क्योंकि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ते टाइम पे हमारी अप्रोच जो है वो स्मार्ट अप्रोच नहीं रहती है। हम ऐसा सोचते हैं कि मैथमेटिक्स हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे थे, उसी तरीके से हमें पढ़ना है। बचपन से पढ़ते आ रहे थे, हम बचपन में ही अगर मैथमेटिक्स हमारी अच्छी नहीं होती तो डेफिनेटली हम इंजीनियरिंग ऑप्ट ही नहीं करते, हम 11-12 क्लास में पीसीएम ही नहीं लेते, तो उस केस में इंजीनियरिंग बैकग्राउंड पर ही इंजीनियरिंग में आते ही नहीं हम।
बट हमें हमारी मैथमेटिक्स अच्छी थी तब हम इंजीनियरिंग में आए, लेकिन उसके बाद अब यहां पर हमें प्रॉब्लम क्यों फील होने लगी? क्या वो बचपन में जो बात थी वो कहीं ऐसा तो नहीं कि अंधों में काने राजा थे? नहीं, ऐसा था नहीं बिल्कुल। यहां पर आकर के कंपटीशन एग्जाम्स के लिए मैथमेटिक्स का जो अप्रोच होता है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। आप मैथमेटिक्स को ऐसा मान करके चलते हैं कि क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन में फॉर्मूला होगा, उस फॉर्मूले को सोचना है कौन सा फॉर्मूला होगा, उस फॉर्मूले में पुट करना है। ये कोई वो प्रॉफिट एंड लॉस वाले क्वेश्चंस नहीं है कि फॉर्मूला उठाया और पुट किया, इस तरह से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। यहां पर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में थोड़ा चेंज हो जाता है। यहां पे आपको जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के डिफरेंट टूल्स हैं उन टूल्स को यूज में लेना होता है, तभी इसको मैथमेटिक्स नहीं बोला, इसको बोला इंजीनियरिंग। एंड इंजीनियरिंग इज व्हाट? इंजीनियरिंग इज टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम। तो आपके सामने कोई प्रॉब्लम होगी, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो समझना है आपको, वो फाइंड करना है, और क्वेश्चन जो बनेगा, जो न्यूमेरिकल बनेगा, वो भी इसी तरीके से होगा, जिसमें आपको ये क्या है, ये क्यों है और ये कैसे अप्लाई करना है, इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर अगर आ जाएंगे आपको किसी क्वेश्चन के लिए, तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। यहां पर हम ये डिस्कस करेंगे कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन सी चीजें, और उनको पढ़ने के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए। अच्छा, सब लोग को ये पता होगा, सबसे पहले कुछ पार्ट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का है वो कॉमन है सभी ब्रांचेज में, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो किसी किसी ब्रांच में नहीं है। तो सबसे पहला अप्रोच ये होगा, क्योंकि यहां पर आप डिफरेंट ब्रांचेस के स्टूडेंट्स अभी मुझे देख रहे होंगे, लाइव में देख रहे होंगे, रिकॉर्डेड में देखेंगे, तो सबसे पहले आपको अपनी जो भी ब्रांच है उस ब्रांच के अकॉर्डिंग सिलेबस को एनालाइज करना है। तो फर्स्ट जो एक्शन टू बी टेकन बाय यू रहेगा वो रहेगा सिलेबस एनालिसिस करना है आपको। सिलेबस को अच्छे से एनालिसिस करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप न्यूमेरिकल मेथड्स पढ़ने में लगे हुए हैं, बल्कि न्यूमेरिकल मेथड्स आपके सिलेबस में ही नहीं है। आप ईसी के स्टूडेंट हैं और आप न्यूमेरिकल मेथड्स पढ़ने में लगे हुए हैं, क्योंकि आपको पीवाईक्यूज में न्यूमेरिकल मेथड्स के, न्यूटन राफसन के या सिम्पसन्स रूल के क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं, और सर हम नहीं पढ़े हैं इसलिए हमने कोई टेस्ट सीरीज रैंडमली उठा करके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की अटेम्प्ट की और उसमें ये 2 क्वेश्चंस ऐसे थे, हम तो इनको अटेम्प्ट नहीं कर पाए क्योंकि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आती नहीं है सर हमें। तो ये तो ऐसा करने से पहले ये एनालाइज कर लेना कि अभी गेट का 2 साल पहले जो सिलेबस रिवाइज हुआ है तो उसमें से न्यूमेरिकल मेथड्स ईसी के स्टूडेंट्स के लिए है ही नहीं। ऐसे सीएसई में 2015 में ही हट गया था। अगर आप सीएसई के स्टूडेंट्स हैं तो न्यूमेरिकल मेथड्स पढ़ना ही नहीं है, तो आपको सिलेबस को अच्छे से एनालाइज कर लेना है। मैंने कई बार देखा है ऑफलाइन क्लासेज में स्टूडेंट्स होते हैं सारी ब्रांचेज के, शुरुआत में कॉमन टॉपिक्स चलते हैं, लेकिन फिर उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशंस चल रहा होता है टॉपिक, और सीएसई के स्टूडेंट्स आकर के एंजॉय कर रहे होते हैं कि सर समझ में आ रहा है। पर समझ में आ रहा है वो अच्छी बात है, लेकिन आपके कहीं किसी तरीके से काम करनी है। आपके डिफरेंशियल इक्वेशंस जो हैं वो डिफरेंशियल इक्वेशंस किसी कोर सब्जेक्ट में भी काम में नहीं आने वाला है। लाइक ऑटोमेटा पढ़ रहे हो आप कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ रहे हो, तो वहां पर सी लैंग्वेज पढ़ रहे हो, तो वहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी। इसीलिए शायद आपके सिलेबस में भी नहीं रखा गया है कि क्यों फालतू ही उसको करना। आपने पढ़ लिया बीटेक में, ये अच्छी बात है, यहाँ एंजॉय मत करो, इसके बजाय यह कि स्मार्टली ऐसी चीजों को नहीं करना है हमें। तो एक बार सिलेबस को अच्छे से एनालाइज कर लेना है कि आपके सिलेबस में एक्चुअल में कौन से टॉपिक्स हैं। सो स्टूडेंट्स, सिलेबस से रिलेटेड अगर किसी के मन में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो कि ये वाला टॉपिक हमें पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, मेरी ब्रांच ये है, तो आप यहाँ पे डेफिनेटली अपने क्वेश्चंस, अपने व्यूज शेयर कर सकते हैं। आई विल रिप्लाई ऑन देम। ओके, सो पहला जो काम होगा दैट विल बी टू एनालाइज द एक्चुअल सिलेबस इन अकॉर्डेंस ऑफ योर ब्रांच। जो भी आपका स्ट्रीम है जिसमें भी आप अटेम्प्ट करने वाले हैं, उसमें वो पर्टिकुलर टॉपिक है या नहीं है सिलेबस में, ये एनालाइज कर लेना है। अच्छा, उसके बाद अब आता है कि सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को हमें कवर किस तरीके से करना है, स्मार्टली कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है, किस तरीके से, क्या अप्रोच होनी चाहिए हमारी। ठीक है, तो फर्स्ट जो है दैट इज लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा ये हर एक ब्रांच में सिलेबस में भी है और कंफर्म क्वेश्चन आता भी है लीनियर अलजेब्रा से।
कन्फर्मली क्वेश्चन आएगा हर ब्रांच में, हर सेट में। कोई भी गेट का पेपर उठा करके देख लीजिए आप, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, ईसी, आईएन या अदर और भी जो ब्रांचेज हैं लाइक केमिकल, किसी में भी उठा करके देख लीजिए। अच्छा, ये सारी ब्रांचेज में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स होने का फायदा भी है। एक फायदा यह है कि अगर आप गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो आपको एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएगी, बहुत लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर आप सारी ब्रांचेस के क्वेश्चंस करने लगो तो उस केस में आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। और वो सारे क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चन हैं जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, जो गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा नहीं कि इधर उधर भटका देंगे आपको, क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो गेट में पूछे गए हैं। तो एक ये बहुत अच्छा तरीका हो जाता है एक्स्ट्रा टेस्ट सीरीज और एक्स्ट्रा क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस तो करने ही होते हैं, लेकिन आप गेट के भी पीवाईक्यूज करेंगे सारे ब्रांचेस के तो वो भी काफी एनफ होगा प्रिपरेशन के लिए। ओके, सो लीनियर अलजेब्रा फर्स्ट टॉपिक। आफ्टर दैट प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स में प्रोबेबिलिटी बचपन से ही हमने पढ़ा है, 11 12 में भी पढ़ा है, लेकिन प्रोबेबिलिटी के बाद नेक्स्ट ये जो स्टैटिस्टिक्स है जिसमें रैंडम वेरिएबल्स वाला पार्ट आ जाता है, जिसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, सीडीएफ, पीडीएफ ये सब आ जाते हैं, जिसमें डिफरेंट पीडीएफ लाइक बाइनोमियल पीडीएफ, गॉसियन पीडीएफ, नॉर्मल पीडीएफ, एक्सपोनेंशियल पीडीएफ ये सब आ जाते हैं, पॉइजन पीडीएफ ये सब आ जाते हैं। तो वहां फॉर्मूले रटने के बारे में सोचने लगते हैं लोग। लेकिन अगर स्टैट्स के फॉर्मूले रटने के बारे में सोचा आपने तो क्वेश्चन में ये समझ में ही नहीं आएगा कि ये वाला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है या फिर ये रैंडम वेरिएबल का मींस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, डेंसिटी फंक्शन का क्वेश्चन है, यही नहीं समझ में आ पाएगा। आप प्रोबेबिलिटी को बहुत अच्छे से पढ़ के चले गए, क्वेश्चंस भी बहुत सारे प्रैक्टिस कर लिए, आपको ये फील भी होने लगा कि प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए मेरे सामने, मैं उसको अटेम्प्ट कर सकता हूं, लेकिन आपने स्टैट्स के केवल फॉर्मूले रटने का सोचा तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम आने वाली है। और क्वेश्चन अगर आप लेटेस्ट ट्रेंड देखोगे तो यहां पर क्वेश्चन स्टैट्स से पूछे जा रहे हैं। प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है बट स्टैट्स से ज्यादा थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी होने लगी है कि ज्यादा क्वेश्चन जो होगा वो स्टैट्स से बन करके आए। तो ये पूरा टॉपिक खराब हो जाता है, फिर मेहनत तो करके गए लेकिन फॉर्मूले रट के चले गए, खराब हो गया। और वहां पर ऊपर से दूसरी बात ये हो रही कि वहां टाइम भी खराब हुआ। पहले तो प्रिपरेशन में जो टाइम लगाया हमने वो खराब हो गया, फिर उसके बाद एग्जाम में अटेम्प्ट करते टाइम पे हम प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट लगाने की सोचने लग गए कि कहीं यहाँ बेस थ्योरम तो नहीं लग रही, यहाँ कोई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट तो नहीं लग रहा है, यहाँ कोई दो अलग अलग चीजें हैं उनका यूनियन और इस तरह का तो कुछ नहीं लग गया। और उसमें टाइम और खराब हो गया हमारे 3-4 मिनट खराब किए, उसके बाद हमने डिसाइड किया कि ये क्वेश्चन तो ही नहीं सकता है, छोड़ना है इसको। और फिर उसके बाद भी क्योंकि हम तो प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे पढ़ के आए थे इसलिए मार्क फॉर रिव्यू और डाल दिया। अगली बार अटेम्प्ट कर रहे हैं दोबारा से, जब टाइम पहला खत्म कर चुके हैं हम, अगली बार मार्क फॉर रिव्यू में देख रहे हैं तो फिर और 2 मिनट खराब कर दे रहे हैं, तो वहां नेगेटिव पे नेगेटिव पे नेगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए इस टॉपिक पर स्टैट्स पर बहुत अच्छे से स्मार्टली समझना है, विजुअलाइज करना है। स्टैट्स में ही प्रॉब्लम होगी, प्रोबेबिलिटी तो खैर कर लेंगे आप, बट आप बोलोगे सर प्रोबेबिलिटी कैसे कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी में तो हमें भी अभी भी प्रॉब्लम आती है, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस तो अभी भी नहीं हो पाते हमसे। हाँ ये बात अलग है कि 11 12 में पढ़े थे लेकिन सर तब भी तो नहीं हो पाते थे, अब भी नहीं हो पाता है। तो ये एक यहाँ पर एक चीज और आ जाता है, एक स्मार्ट डिसीजन ये भी लेना होता है आपको कि किसको फॉलो करना है। मैथ्स में यहाँ पर कन्वेंशनल मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले किसी भी मेंटर को फॉलो नहीं करना है, मैथ्स में यहां पर उसी को फॉलो करना है आपको, चाहे जिसको भी फॉलो करो, चाहे किसी कंटेंट को, किसी बुक्स को फॉलो कर रहे हो, बुक्स में जाकर के डेप्थ से समझना है उसको। और मैथ्स की बुक्स की एक ही प्रॉब्लम होती है कि मैथ्स की बुक की लैंग्वेज ही नहीं समझ में आती है, तो फिर वहां जरूरत पड़ जाती है एक ऐसे पर्सन की, एक ऐसे बंदे की जो आपको उस लैंग्वेज को अपने तरीके से समझा सके, रियल लाइफ के साथ रिलेट करके, रियल लाइफ के साथ वो फंक्शंस को रिलेट कर सके, रियल लाइफ के साथ वो फंक्शंस में कब कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी होती है उसके साथ रिलेट कर सके, समझा सके, वो आपको यहां पे आपके सामने स्क्रीन पर उतार सके, उसको बोर्ड पर उतार सके, आपके पेपर पर उतार सके उसको। ऐसे बंदे की जरूरत पड़ जाती है, तो वो एक स्मार्ट डिसीजन आपको लेना होगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज कैलकुलस। ये तीनों जो टॉपिक्स हैं ये सभी ब्रांचेज में कॉमन भी है और ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे कंफर्म क्वेश्चन आता भी है। कैलकुलस में डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस 2 पार्ट हैं, उसके अलावा एक वेक्टर कैलकुलस है, वो सीएसई में नहीं है। वेक्टर कैलकुलस सीएसई में नहीं है लेकिन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो अदर देन सीएसई ब्रांच वाले स्टूडेंट्स हैं। तो यहां पर कैलकुलस में डिफरेंशिएशन में लिमिट्स, अगर मैं यहां पर बात करूं, यहां इंपॉर्टेंट जो चीजें आपको थोड़ा सा
फोकस होकर के पढ़नी है। पहली बात तो ये सबसे पहले पहला आपका एक सेट ऑफ टॉपिक्स या सेट ऑफ यू कैन से चैप्टर्स होना चाहिए जो ये पहले सबसे पहले अटेम्प्ट में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो इन तीनों टॉपिक्स को इनको खत्म करो। और इनमें भी मेन फोकस होकर के किसको करना है आपको, लीनियर अलजेब्रा की बात करें तो यहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जिसमें हम कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी की बात करते हैं। कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन लीनियर साइमल्टेनियस होमोजेनियस इक्वेशंस जो होंगी वो सॉल्वेबल है या नहीं है, कंसिस्टेंट का मतलब वो सॉल्वेबल है या नहीं है, या फिर वो ऐसी हैं कि जिनका सॉल्यूशन ही पॉसिबल नहीं हो सकता है, या अगर सॉल्यूशन है तो सिंगल सॉल्यूशन होगा, मल्टीपल सॉल्यूशन होगा, वो जो टेस्ट हम करते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। उसके अलावा बेसिक्स ऑफ मैट्रिसेस ये सब तो खैर हैं, लेकिन ये ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादातर चांसेस होते हैं। उसके बाद बात करते हैं प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स की। तो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स में मैंने बताया कि स्टैट्स को फोकस होकर के आपको कवर करना है। प्रोबेबिलिटी तो खैर कर ही लोगे, प्रोबेबिलिटी का कोई ऐसा ही खतरनाक क्वेश्चन आ जाएगा जो नहीं हो पा रहा है तो फिर वो ऐसा इस लेवल का होना चाहिए कि वो सभी से नहीं हो पाएगा, फिर तो आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। बट स्टैट्स ऐसा होगा कि क्वेश्चन इजी होगा लेकिन आप नहीं कर पा रहे होंगे अगर आपने इसको अच्छे से समझा नहीं होगा तो, और सब लोग कराएंगे तो आप रैंकर नहीं बन पाएंगे, वो रैंकर बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कैलकुलस की बात करें तो कैलकुलस में डिफरेंशियल कैलकुलस अगर आप सिविल और मैकेनिकल स्ट्रीम से अटेम्प्ट कर रहे हैं तो डिफरेंशियल कैलकुलस में लिमिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लिमिट्स ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप सर्किटल ब्रांच से लाइक ईसी इलेक्ट्रिकल से हैं तो उस केस में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि इन्हीं से क्वेश्चन आएंगे, लिमिट से नहीं आएगा क्वेश्चन। ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात कर रहा हूं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्वेश्चंस उठा करके भी देखेंगे तो अच्छे क्वेश्चंस जो हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के वो ईसी इलेक्ट्रिकल के सेट्स में पूछे जाएंगे। जो अच्छे वाले क्वेश्चंस हैं, जो लेवल वाले क्वेश्चंस हैं, वो ईसी इलेक्ट्रिकल से पूछे जाएंगे। उसके अलावा एक मीन वैल्यू थ्योरम, ये तो खैर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, मीन वैल्यू थ्योरम्स। जिसमें इसी के आगे हम पढ़ते हैं लॉरेंट सीरीज एंड मैक्लॉरेन सीरीज, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। बट ये जो चीजें हैं डिफरेंशियल कैलकुलस से रिलेटेड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और लिमिट्स तो आपने बचपन में पढ़े होंगे, डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी आपने बचपन में पढ़े होंगे, लेकिन हो सकता है वहां पर जो अप्रोच रही हो वो क्वेश्चन करने की अप्रोच रही हो, यहाँ पर एप्लीकेशन से समझना है, क्योंकि यहाँ पर कई बार क्वेश्चंस जरूरी नहीं है डायरेक्ट क्वेश्चंस आए, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन होंगे जो एप्लीकेशन बेस्ड होंगे क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इंटीग्रल कैलकुलस की बात करें तो इंटीग्रल कैलकुलस में एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स लाइक एरिया अंडर द कर्व हमें फाइंड करना है, या कोई अगर फंक्शन या कोई कर्व है वो रोटेट अराउंड सम एक्सिस हो रहा है तो कितना वॉल्यूम एनक्लोज्ड होगा, तो एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स। और इसके अलावा डबल इंटीग्रल मींस हायर ऑर्डर इंटीग्रल, डबल या थर्ड ऑर्डर इंटीग्रल्स वो इंपॉर्टेंट है। उसी में ग्रीन्स थ्योरम भी आती है डबल ऑर्डर इंटीग्रल में, वो भी इंपॉर्टेंट है, हालांकि वो वेक्टर कैलकुलस से भी रिलेटेड है, ऐसा समझ सकते हो आप, ठीक है। तो ये बात हुई हमारी कैलकुलस की। अब जो ईसी इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वेक्टर कैलकुलस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैकेनिकल सिविल के स्टूडेंट्स के लिए भी फ्लूइड मैकेनिक्स में काम आते हैं इसके कंसेप्ट। अगर ईसी इलेक्ट्रिकल की बात करें तो उनके ईएमएफटी में काम आता है वेक्टर कैलकुलस के कंसेप्ट, ऐसे ही फ्लूइड मैकेनिक्स में काम आते हैं सिविल और मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के लिए। तो ये आपके कोर सब्जेक्ट्स में भी एप्लीकेबल होंगे, यहाँ पर जो कंसेप्ट्स हैं उनको आप अप्लाई कर पाओगे। और क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक इसमें ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, ये सब क्या होते हैं, उनके फिजिकल सिग्निफिकेंसेस क्या होते हैं, उनकी क्या एप्लीकेशंस होती हैं। लाइक विद द हेल्प ऑफ ग्रेडियंट आप फाइंड कर सकते हैं किसी भी कर्व का नॉर्मल डायरेक्शन में वेक्टर। लाइक ये सरफेस है, इसकी नॉर्मल डायरेक्शन में वेक्टर। ये सरफेस जरूरी नहीं है स्ट्रेट हो, ये कर्व्ड सरफेस भी हो सकता है, तो किसी भी पॉइंट पे उस सरफेस की नॉर्मल डायरेक्शन में कैसे वेक्टर आ रहा होगा, ये सब जो एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसको प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। तो ये हुआ पहला सेट। अच्छा, अब इस सेट को कवर करने के बाद आपको इस, जैसे आपने कंसेप्ट को समझ लिया, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, ठीक है, समझ एक एक कंसेप्ट करते गए, उससे रिलेटेड उसको समझा, उससे रिलेटेड कुछ 4-5 क्वेश्चन किए,
और उसके बाद आपने चैप्टर खत्म किया, फिर उसके बाद सेकंड चैप्टर कर लिया, फिर उसके बाद थर्ड चैप्टर कर लिया। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस में अगर आपको आना है तो उस केस में आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, और बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। और बहुत सारे क्वेश्चंस मिल कहां से जाएंगे अगर इजीली बात करें तो? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा लो, आप सारी ब्रांच के उठा लो। मैकेनिकल वाला जो है वो सिविल का भी उठाएगा, इलेक्ट्रिकल का भी उठाएगा, ईसी का भी उठाएगा, ऐसे सभी ब्रांचेस का उठा लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही मिल जाएंगे डायरेक्टली, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे, उन्हीं को कर लो सबसे पहले। तो सबसे इजी है उनको तो मिल जाना आराम से। डायरेक्ट आप नेट पे भी सर्च करोगे तो सारे सेट मिल जाएंगे आपको, उनमें से मैथ्स के क्वेश्चन उठा के ढूंढ करके कर दो, खत्म, है ना। तो सबसे इजी अप्रोच होगा। और उसके बाद करते टाइम पे क्या अप्रोच होनी चाहिए? लाइक आपने इस चैप्टर से लीनियर अलजेब्रा से फॉर एग्जांपल 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, और हाँ 100 क्या, आपको ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। आप क्वेश्चन देखोगे तो 150 क्वेश्चन केवल लीनियर अलजेब्रा से मिल जाएंगे। तो 100 क्वेश्चन लेट सपोज आपको करना है, तो उन 100 क्वेश्चंस में से करीब 50 क्वेश्चंस, 40 to 50 क्वेश्चन बहुत ही ईजी होंगे, बहुत ईजी होंगे, मतलब देखते ही कर रहे होंगे आप, खत्म। अगर पढ़ लिया है आपने लीनियर अलजेब्रा को, तो सबसे पहले अप्रोच ये होनी चाहिए कि आपके पास जो भी लाइक 100 या 150 सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, उनमें से जो जो इजी क्वेश्चंस हैं पहले फर्स्ट से लेके लास्ट तक पहुंचते पहुंचते उनको अटेम्प्ट कर दो और उनको मार्क कर दो। आपके पास जो भी डेटाबेस है, जहां पर भी क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेश्चन बैंक है, उसमें मार्क कर दो कि ये क्वेश्चन तो हो रहे हैं, अब अगली बार रिवाइज करते टाइम पे इनको नहीं करना है अटेम्प्ट। फिर उसके बाद सेकंड राउंड में फिर उन क्वेश्चंस को करना है जहां पर आपको थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ रहा है, और फिर उन माइंड लगाने के बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं आउट ऑफ 100 कि उनमें से लाइक सपोज 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन ऐसे हो जो नहीं हो पाए आपसे, जिनमें प्रॉब्लम आई, जिनके लिए आपको हमारी हेल्प लेनी पड़ी या किसी और की हेल्प लेनी पड़ी। उस केस में उनमें आपको डाउट रहा, उस डाउट को आपको रेज करना पड़ा, आपको लाइव क्लास में आकर के रेज करना पड़ा, या आपको ग्रुप पर आकर के पोस्ट करना पड़ा, तो फिर उस केस में उन क्वेश्चंस को मार्क कर लेना है। जब अगली बार रिवाइज हो कर रहे होगे तो फिर ट्राई करना है कि फिर किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए उन वाले क्वेश्चंस में। गेटिंग माय पॉइंट? आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो इस तरीके से इन तीनों टॉपिक्स को कवर करने के बाद फिर स्टार्ट होगा नेक्स्ट राउंड ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो नेक्स्ट राउंड ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आपको नेक्स्ट राउंड में जाने से पहले मैं पहले ही बता चुका हूं कि सिलेबस को एनालाइज कर लेना है कि आपके सिलेबस में वो टॉपिक्स हैं भी या नहीं है। तो नेक्स्ट राउंड में चलिए जो टॉपिक्स होंगे दैट विल बी डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस, इसमें फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सीधे सीधे डिफाइंड मेथड्स हैं। सबसे पहले वेरिएबल सेपरेट करने का ट्राई करना है, वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पा रहे तो फिर चेक करना है कि वो इक्वेशंस कहीं लीनियर होमोजेनियस इक्वेशंस तो नहीं है। फिर उसके बाद ट्राई करना है कि ये कहीं बर्नौलीज फॉर्म में तो नहीं बनकर के आ रही है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं है। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन देखते ही स्टेप बाय स्टेप सोचते चलना है कि ये नहीं है तो ये नहीं है, ये नहीं है तो ये नहीं है, ये नहीं है तो ये नहीं है, ऐसे करके सॉल्व कर लेना है। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में किस तरह से CF फाइंड करना होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर जिसको हम बोलते हैं, किस तरह से पर्टिकुलर इंटीग्रल PI फाइंड करना होता है, क्या क्या केसेस हैं वो आपके माइंड में रहेंगे, तो आप आराम से प्रैक्टिस करके रखे हुए। तो ये एक इजी टॉपिक है कवर करने के लिए। देखो इससे पहले वाले बहुत इंपॉर्टेंट थे, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और जो इजी भी है। तो इसमें आप फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को अच्छे से कवर कर लेंगे। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशंस के बाद नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स फंक्शंस। कॉम्प्लेक्स फंक्शंस जो कि सिविल के सिलेबस में नहीं है, तो मैं आप मान के चलिएगा जो मैं बात कर रहा हूं वो जिनके भी सिलेबस में उन्हीं के लिए बात कर रहा हूं। तो कॉम्प्लेक्स फंक्शंस में आपका जो CR इक्वेशंस हैं जिनकी हेल्प से हम एक जो फंक्शन हमें दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स फंक्शन है वो एनालिटिक है या नहीं है ये टेस्ट करना। तो उसका एक प्रोसेस है वो सिंपल सा, del u by del x इक्वल टू del v अपॉन del y और del u by del y इक्वल टू माइनस del u by del x। तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। किस तरह से फिर हम ये फाइंड करते हैं कि ये इक्वेशंस की, ये दोनों इक्वेशंस की हेल्प से कि फंक्शन एनालिटिक है नहीं है, ये भी एक टाइप का क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा जाता है। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल जो हम कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं, उससे तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है।
ठीक है, तो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, फिर उसके बाद एनालिटिकल टेस्ट ऑफ फंक्शन, एनालिटिसिटी टेस्ट हम करते हैं वो, और उसके बाद फिर बेसिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, जो 11-12 में भी आपने पढ़ा है कॉम्प्लेक्स फंक्शन में, वही बेसिक्स यहां पर भी है। तो आप आराम से इसको कवर कर सकते हैं, इस वाले टॉपिक को। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट इज न्यूमेरिकल मेथड्स। न्यूमेरिकल मेथड्स में ये वेल डिफाइंड है कि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि न्यूटन राफसन मेथड से क्वेश्चन पूछा जाए। न्यूटन राफसन मेथड से अगर क्वेश्चन नहीं होगा तो फिर सेकंड चांसेस होंगे इंटीग्रल करने के लिए, जो सिम्पसन्स या ट्रेपेजॉइडल रूल है उससे क्वेश्चंस हो। अच्छा, ये लेकिन न्यूमेरिकल मेथड्स आप तब समझ पाओगे जब आप डिफरेंशियल इक्वेशंस के चैप्टर में सॉल्व करना सीख चुके हैं। लेकिन उसी के फिर न्यूमेरिकल मेथड्स कौन कौन से होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, वो तब समझ पाओगे जब डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, कैसे कैसे सॉल्व होती है, क्या बाउंड्री कंडीशंस होती हैं, इनके बारे में जानते हो आप, है ना। आप कैलकुलस में पहले इंटीग्रल्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो समझ चुके हो, क्या है उनकी एप्लीकेशंस है, तो हम समझ पाएंगे यहाँ सिम्पसन्स रूल लगाने का क्या मतलब है, ट्रेपेजॉइडल रूल लगाने का क्या मतलब है, फिर उसको अप्लाई कर पाएंगे, है ना। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और न्यूमेरिकल मेथड्स वैसे काफी कुछ ब्रांचेस के सिलेबस में से अभी हट गया है, लेकिन ये दोनों जो चीजें मैंने बताई, एक तो इंटीग्रल्स, वेक्टर इंटीग्रल्स, और एक अलजेब्रिक या ट्रांसकेंडेंटल इक्वेशंस को सॉल्व करने का जो न्यूटन राफसन मेथड है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद ये सेकेंड मेथड और ये सब जो है बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बन करके आए, ठीक है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्म थ्योरी। ट्रांसफॉर्म थ्योरी में हालांकि सिलेबस में आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म और फूरियर सीरीज दोनों लिखे हुए मिलेंगे, और जो इनमें क्वेश्चंस आने का जो लेवल होता है वो इसी इलेक्ट्रिकल वालों के लिए बहुत इजी लगेगा, क्योंकि वो सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में बहुत अच्छे लेवल पर ट्रांसफॉर्म्स, सारे लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फूरियर सीरीज, इन सबको कवर करके चुके होते हैं। लेकिन जो सिविल मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स फील हो सकती हैं इसमें, ठीक है। तो आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म को ज़्यादा अच्छे से फोकस होकर के कवर करना है। फूरियर सीरीज से क्वेश्चन होने का चांसेस, आने का चांसेस काफ़ी कुछ कम होता है। हालांकि फूरियर सीरीज में ज़्यादा कुछ नहीं है। फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स कैसे फाइंड करते हैं, दोनों टाइप के, ट्रिग्नोमेट्रिक या एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज कोफिशिएंट, वो समझ लो अगर बस आप, तो फिर आपका क्वेश्चन हो जाएगा। उसके पीछे का लॉजिक क्या है, फूरियर सीरीज थ्योरम क्यों, कैसे होती है, कैसे अप्लाई होती है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है यहाँ पर। लेकिन हाँ, ईसी और इलेक्ट्रिकल वाले जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि उनका सिग्नल्स एंड सिस्टम्स का ये एक मेजर पार्ट भी होता है ट्रांसफॉर्म थ्योरी, तो वो बहुत अच्छे से पढ़ते ही हैं इस चीज़ को। तो ये हमारा सिलेबस जो है उसको ये टॉपिक्स हैं, ये वाले सेकंड राउंड में करने हैं। अप्रोच वही रखनी है, आपको समझना है चैप्टर को समझने के बाद क्वेश्चंस का सेट लगाना है। क्वेश्चंस का सेट लगाने में जिससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए, सबसे पहले इजी क्वेश्चंस करना है, उन इजी क्वेश्चंस को मार्क कर लेना है, क्योंकि अगले रिवीजन में भी वो इजी क्वेश्चन ऐसे ही हो जाने हैं जैसे अब की बार हो गए हैं। तो फिर उसमें टाइम खराब ना हो, अगर हमारे पास टाइम बचा हुआ नहीं है ज़्यादा, तो उसमें टाइम खराब ना हो, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन हो उन्हीं को हम रिवीजन में करें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो ये अप्रोच आपको रखनी है, और इन सबको करने के बाद टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करनी है। उन टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन से सीखने का ट्राई करना है ना। तो वहाँ पर घबराना नहीं है कि क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं तो घबरा जाओ और छोड़ दो और सब्जेक्ट को कि ये तो मुझसे नहीं हो पा रहा है, ऐसा नहीं है। तो उनसे सीखने का ट्राई करना है, और डेफिनेटली इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को आप स्मार्टली फिर कवर कर पाएंगे पूरी तरीके से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ज़्यादा लंबा सेशन नहीं रखेंगे इसको हम, ठीक है। यहाँ पर हम ये डिस्कस कर रहे थे कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को किस तरीके से हमें कवर करना होता है। अच्छा, अब डेफिनेटली अब ये सब होने के बाद अब ये मन में आता होगा कि सर ठीक है, कौन कौन से टॉपिक्स कैसे कितने इंपॉर्टेंट हैं और कितना टाइम देना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, क्या आप लोग चाहते हैं कि इससे रिलेटेड भी एक सेशन आए जिसमें हम ये डिस्कस करें कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए सब्जेक्ट्स को कवर करने के लिए, क्या स्ट्रेटजी हमें रखनी है? तो नेक्स्ट अपकमिंग इसी चैनल पर सेशन रहेगा जिसमें हम हर टॉपिक के बारे में वाइडली डिस्कस करेंगे कि कौन से टॉपिक्स में किस तरीके से पढ़ना है, उसका क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये अच्छा लगा है वीडियो
तो लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर कीजिएगा, जो लोग भी गेट 23 का प्रिपरेशन कर रहे हैं। सभी ब्रांचेस के लिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कॉमन है ना। मिलते हैं हम नेक्स्ट इसी तरीके सेशंस में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। यस, सेशन को एंड करने से पहले एक बार ये क्वेश्चन और ले लेते हैं। अंजलि का क्वेश्चन है, आईआईटी एडमिशन कट ऑफ मार्क्स फॉर ईसी कितना रहता है? अंजलि, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी आईआईटी में जा रहे हो, दूसरा उस आईआईटी में भी कौन सी स्पेसिफिकेशन के लिए जा रहे हो, कौन से स्पेशलाइजेशंस के लिए जा रहे हो आप, ये इस पर डिपेंड करता है। लाइक जो ओल्ड आईआईटीज़ हैं उनका कट ऑफ डेफिनेटली ज़्यादा रहेगा और जो न्यू आईआईटीज़ हैं उनका कट ऑफ कम रहेगा। यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है जो मैं यहाँ पर आपको गाइड करना चाहूँगा और मेरा ये सजेशन रहेगा कि आपका गेट का एग्ज़ाम का रिजल्ट आने के बाद आप काउंसलिंग सेशंस में अगर जा रहे हैं तो वहाँ पर ओल्ड आईआईटीज़ में जो इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेज हैं जिनका कट ऑफ कम होता है, तो उन ओल्ड आईआईटीज़ में उनमें जाने के बजाय आप न्यू आईआईटीज़ लाइक कुछ न्यू आईआईटी वेल परफॉर्मिंग है, लाइक आईआईटी हैदराबाद काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। आईआईटी रोपर में भी मेरे कुछ स्टूडेंट गए थे पुराने, और आईआईटी रोपर एक थोड़ा लो लेवल का आईआईटी है, नया वाला आईआईटी है, लेकिन वहाँ से वीएलएसआई में अच्छे प्लेसमेंट्स हुए हैं। तो किसी ओल्ड आईआईटी में ऐसी ब्रांच लेने से जिसमें फिर प्लेसमेंट्स का चांसेस कम हो जाए, उससे बेटर होगा कि आप न्यू आईआईटी में अच्छी स्पेशलाइजेशंस ऑप्ट करें। तो अंजलि, ये इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा स्पेशलाइजेशन और कौन सी आईआईटी ऑप्ट कर रहे हो, हर एक के लिए डिफरेंट होगा। तो गेट का एग्ज़ाम का जैसे रिजल्ट आ जाता है उसके बाद आप अप्लाई करते हो, फिर उसके बाद कट ऑफ निकलते हैं और उन कट ऑफ्स में डिफरेंट ब्रांचेस के लिए, डिफरेंट स्ट्रीम्स के लिए डिफरेंट कट ऑफ रहेगी। चलिए, तो सेशन को एंड करते हैं। वेलकम अंजलि। चलिए, तो आपसे मिलते रहेंगे इसी चैनल पर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सेशन को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।